हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मानवा हिंदी एक्सप्लेन पर। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद द टाइम लिमिट मानवा का चैप्टर 18। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मानवा की आगे की कहानी को। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इजाबेल के डैड उसे एरेना पैलेस तक छोड़ने आते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। किंग के वहाँ से जाते ही थर्ड प्रिंस मिखाएल बिल्डन वहाँ पर आते हैं और वो इजाबेल को परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर इजाबेल के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद वो इतना खुश होता है कि वो इजाबेल से कहता है, अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाऊंगा। अपने भाई की इस बात को सुनकर इजाबेल सरप्राइज होती है। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिखाएल अपने फ्रेंड को इजाबेल से मिलवाने लेकर आता है और इजाबेल उसे देखकर मन में सोचती है, अच्छा तो ये है मिखाएल का बेस्ट फ्रेंड, पर ये तो एक हनी बैजर है और पता नहीं क्यों पर इसके अंदर से अजीब सी माना फ्लो होने की बदबू आ रही है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी मिखाएल उससे कहता है, इजाबेल क्या तुम्हें पता है कि ये हनी बैजर एक साथ 5 शेरों का मुकाबला कर सकता है। मिखाएल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सर लैंसर तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रिंस मिखाएल, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, और क्या सचमुच आप इस जानवर की बात कर रहे हैं जो आपके कंधे पर लटका हुआ है। सर लैंसर की ये बात सुनकर मिखाएल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर लैंसर, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आज सुबह मैं इस हनी बैजर को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये अकेला शेरों के झुंड से लड़ रहा है, पर ये देखकर कि ये अकेला 5 से लड़ रहा है इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी मदद कर दी। सर लैंसर, मैं यहाँ पर टाइम पर पहुँच जाता, पर क्योंकि मैं इस छोटे से जानवर की मदद कर रहा था इसीलिए मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। आप मेरी इस सिचुएशन को तो समझ ही सकते हैं, है ना सर लैंसर। ये सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, एक बार फिर से मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि ये दुनिया एक फैंटेसी नॉवल है। और अब जब मैं लैंसर और मिखाएल को देखती हूँ तो इजाबेल इतना सोचती ही है कि तभी सर लैंसर मिखाएल से कहते हैं, ओ गॉड, आज आपने बहुत ही बड़ा काम किया है प्रिंस मिखाएल, और इसके लिए तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए, ना कि सजा। मैं सही कह रहा हूँ ना प्रिंसेस। सर लैंसर की इन बातों को सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, आप दोनों ये क्या बेवकूफ भरी बातें कर रहे हैं। क्या आपको चीफ स्टुअर्ट डेल्सा दिखाई नहीं दे रही, और क्या आपको पता नहीं कि इस पैलेस की सभी पावर्स सर डेल्सा के पास हैं। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी मिस डेल्सा को दिखाया जाता है, जो सर लैंसर और प्रिंस मिखाएल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और ये देखकर इजाबेल मन में सोच रही थी कि अगर मिस डेल्सा को शांत नहीं कराया गया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी सुनामी आ जाएगी और इसे अभी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। इजाबेल इतना सोचते ही मिस डेल्सा का हाथ पकड़कर उनसे बहुत ही प्यार से कहती है, चीफ स्टुअर्ट डेल्सा, इजाबेल को अभी बहुत ही जोर से भूख लगी है, तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है, मुझे मिस डेल्सा के सामने क्यूट इम्प्रेशन बनाकर रखना होगा ताकि वो इन दोनों की ये स्टूपिड बातें भूल जाएं और अपना सारा ध्यान मुझ पर और खाने पर दे। इजाबेल इतना सोचती ही है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैरन इजाबेल को मैजिक की थ्योरीज पढ़ा रही होती है, जिसे देखकर इजाबेल मन में सोचती है, आज कैरन का बिहेवियर कुछ अलग है और पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। कैरन मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, लगता है इसके पीछे कैरन का कोई और मकसद है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन की ओर देखती है और फिर मन में कहती है, ओ गॉड, कहीं ये नर्विडल मार्क के रिसर्च के लिए मेरी माना पावर्स को चोरी छुपे चुरा तो नहीं रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कैरन अपनी मैजिक पावर का यूज करेगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि कैरन के मैजिक का कलर मुझे दिखाई देता है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, टीचर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन कंफ्यूज होते हुए कहती है, हाँ पूछो। ये सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए कहती है,
टीचर, क्या आपको हनी बैजर्स के बारे में पता है? इजाबेल के इस सवाल के जवाब में कैरन कहती है, हाँ, मुझे उनके बारे में पता है। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल पूछती है, टीचर, क्या हनी बैजर्स के अंदर माना पावर होती है? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन सोचते हुए कहती है, क्या हनी बैजर्स के अंदर माना पावर्स? प्रिंसेस, वैसे तो ये मुश्किल है, पर हाँ, कुछ हनी बैजर्स के अंदर माना पावर्स होती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मैजिकल माना स्टोन्स खाते हैं। कैरन की इन बातों को सुनकर इजाबेल सरप्राइज होते हुए कहती है, इसका मतलब टीचर, किसी इंसान के अंदर भी बहुत सारी माना पावर्स हो सकती हैं। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे घूरने लगती है और फिर मन में सोचती है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा माना फ्लो हो, और इसीलिए जिस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा माना फ्लो होता है उस इंसान को दुनिया जीनियस कहती है। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल को घूरते हुए कहती है, प्रिंसेस, क्या आपको अपनी बॉडी में कुछ अलग तरह की एनर्जी महसूस हो रही है? कैरन को ऐसे देखकर और उसकी बातों को सुनकर इजाबेल डरते हुए मन में सोच रही थी, ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं? इन्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, नहीं, मुझे किसी भी अलग तरह की एनर्जी मेरे अंदर महसूस नहीं हो रही है, पर पता नहीं क्यों टीचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस हनी बैजर को अपना दोस्त बनाना चाहिए। इजाबेल की बात सुनकर कैरन उससे कहती है, अगर आपको लगता है कि आपको उस हनी बैजर से दोस्ती करनी चाहिए तो आप ऐसा जरूर करिए प्रिंसेस, और क्या अब हम अपनी पढ़ाई साथ में शुरू करें? कैरन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इजाबेल को दिखाते हैं जो बहुत ही ध्यान लगाकर पेपर पे लिखे फॉर्मूलाज को याद कर रही थी कि तभी कैरन उसके पास आती है और उससे कहती है, प्रिंसेस, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगी तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और जहां तक इन नंबर्स की बात है, इसे हमारे मैजिकल इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए आपको इन फॉर्मूलाज पर ज्यादा ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैरन इतना कहते ही इजाबेल की ओर देखकर मन में सोचती है, प्रिंसेस, जब भी आप किसी चीज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करती हैं तो आप अपने होठों को इसी तरह से दबाती हैं, जो मुझे देखने में बहुत ही क्यूट लगता है। कैरन इतना सोचती ही है कि तभी इजाबेल उससे कहती है, आपका कहने का ये मतलब है कि इस फॉर्मूला में इन स्क्वायर नंबर्स को डिफाइन नहीं किया गया है ना टीचर? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन स्क्वायर नंबर्स को डिफाइन कर सकती हूँ। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या सचमुच आप इन नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकती हैं प्रिंसेस? अगर हाँ तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है, टीचर, ये देखिए, यहाँ पर ये मैजिकल नंबर नेगेटिव है, पर यहाँ देखिए, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब ये मैजिकल नंबर स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है ना? इजाबेल की बातों को ध्यान से सुनकर कैरन को यह एहसास होता है कि ये इक्वेशन गलत तरह से सॉल्व की गई है, और इसी वजह से कैरन इजाबेल के पास आकर उस इक्वेशन को ध्यान से देखने लगती है कि तभी इजाबेल कैरन को ऐसे देखकर मन में सोचती है, कैरन मैजिकल इंस्टीट्यूट की एक जीनियस मैजिशियन है, इसीलिए उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई हैं, और इसीलिए अगर मैं कैरन के सामने अपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड की नॉलेज लेकर आऊंगी भी तब भी उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरन को वो फॉर्मूला दिखाते हुए कहती है, टीचर, अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उस फॉर्मूला को ध्यान से देखते हुए कहती है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? ये सुनकर इजाबेल उस थ्योरम को सॉल्व करते हुए कैरन से कहती है, ये देखिए टीचर, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की ड्राइंग बनाएंगे तब हमें इस पॉइंट पर z की वैल्यू दिखाई देने लगेगी, और यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट प्लेन कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सम ऑफ रियल नंबर a और इमेजिनरी नंबर b के। इजाबेल की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर कैरन कहती है, हाँ प्रिंसेस, आप ठीक कह रही हैं, पर हम कैसे इस रूट की वैल्यू निकालेंगे जबकि हमने फाइनल मैजिक इक्वेशन में एक सब्स्टिट्यूट डाला है। कैरन के इस सवाल के जवाब में इजाबेल उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है,
ये देखिए टीचर, अगर हम इस प्लेन के एंगल पर थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमें आखिर में z की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इस तरह यहाँ पर देखिए, इजाबेल इसी तरह से कैरन को मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्लेन करने लगती है, जिसे देखकर कैरन मन में सोचती है अमेजिंग, प्रिंसेस के ये कॉन्सेप्ट अभी मैजिकल फॉर्मूला वर्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कैरन मन में इतना सोचते ही इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस आपको ये सब किसने सिखाया? कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल डरते हुए कहती है, क्या इसमें कुछ गलती है टीचर? इजाबेल को ऐसे देखकर कैरन कहती है, नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है प्रिंसेस, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपको किसने सिखाया। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, क्या इन्हें ये क्यों जानना है कि ये सब कुछ मुझे किसने सिखाया? लगता है टीचर को ये लग रहा है कि ये सब जिसने भी मुझे सिखाया है वो बाद में इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए ये जानना चाहती हैं कि ये सब कुछ मुझे किसने सिखाया है, ताकि ये उन्हें आराम से मार सके। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये सब कुछ तो मुझे बहुत ही पहले से पता है टीचर, क्या इसे जानकर इजाबेल ने कोई गलती कर दी? इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि ये सब कुछ आपने खुद सॉल्व किया है? इजाबेल से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रिंसेस ने इसे खुद सॉल्व किया है, और अभी इन्हें ऐसे देखकर मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि प्रिंसेस नहीं, ये जीनियसों की जीनियस है। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस आपको इन फॉर्मूलाज को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में दिखाना चाहिए, इसीलिए आप अभी मेरे साथ चलिए। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या मैं आपके साथ चलूं, वो भी पैलेस से बाहर? इजाबेल के इतना कहते ही कैरन उससे कहती है, हाँ प्रिंसेस, आप मेरे साथ चलिए ताकि हम इन फॉर्मूलाज को एकेडमिक जर्नल में पब्लिश कर सकें। आप मेरा विश्वास करें, ये फॉर्मूलाज बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी। इन सभी फॉर्मूला से आप बहुत ही फेमस हो जाएंगी प्रिंसेस, और इन सब में मैं आपकी मदद करूंगी, इसीलिए मेरा विश्वास कीजिए और मेरे साथ चलिए। कैरन की इन बातों को सुनकर इजाबेल मन में सोचती है, ओह गॉड, कहीं ये मुझे कॉन्फ्रेंस का लालच देकर मुझे किडनैप करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। इजाबेल इतना सोचते ही कैरन से कहती है, टीचर मुझे फेमस नहीं होना और ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मेरे डैड पहले से ही बहुत ही फेमस है और उनके पास बहुत ही पैसा है। इजाबेल की ये बात सुनकर कैरन उसे पुश करते हुए कहती है, नहीं, आपको अभी भी चलना होगा। ये सुनकर इजाबेल कैरन से मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। इजाबेल का ये जवाब सुनकर कैरन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, आप बहुत ही बेवकूफ हैं प्रिंसेस, आपको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि क्या हो अगर मैं इन थ्योरीज को चुरा लूं और इन्हें अपने नाम पर पब्लिश कर दूं। कैरन इतना कहते ही शांत हो जाती है और फिर मन में सोचती है, मुझे पता है कि आप क्यों इन फॉर्मूलाज और थ्योरम को पब्लिश नहीं करना चाहती प्रिंसेस। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि आपके लिए फेम और अचीवमेंट्स कोई भी मायने नहीं रखते, और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आपका ये मानना है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से बढ़िया आप अपनी नैनी के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी इजाबेल उनकी ओर देखकर मन में सोचती है, ये क्या, कैरन के चेहरे पर ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्या वो किसी बात से दुखी है? इजाबेल इतना मन में सोचते ही कैरन से मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आपसे ऐसे बात करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए टीचर, प्लीज। इजाबेल को ऐसे देखकर कैरन उससे कहती है, नहीं प्रिंसेस, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और तो और आप पर ऐसे चिल्लाने के लिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। प्लीज प्रिंसेस, मुझे माफ कर दीजिए, पर क्या मैं आपके बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकती हूँ और वहाँ जाकर मैं इन फॉर्मूलाज और थ्योरीज को पहले अपने नाम पर पब्लिश करूंगी, पर जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो ये सभी अचीवमेंट्स आपको अपने नाम करवानी होंगी। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है ना प्रिंसेस। कैरन की ये बात सुनकर इजाबेल मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहती है,
ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। इजाबेल कैरन से इतना कहते ही मन में सोचती है, थैंक गॉड, कम से कम मैं अभी के लिए इस किडनैपिंग के खतरे से तो बची गई। इजाबेल इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी कैरन की नजर इजाबेल के हाथ पर पड़ती है और वो मन में सोचती है, प्रिंसेस के हाथों पर नरविडल का निशान है और ये हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है कि ये निशान जिसके भी हाथ पर होता है वो इस निशान के श्राप से नहीं बचता। ये निशान भगवान की दी हुई एक सजा है जो उसने इंसानों को दी है, जिस सजा का नाम है मौत की सजा। कैरन इतना सोचते ही इजाबेल से हाथ मिलाते हुए मन में कहती है, प्रिंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सजा से आपको जरूर बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। कैरन के मन में इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हनी बैजर को दिखाया जाता है जो अलमारी में छुपकर आराम कर रहा होता है कि तभी मिखेल वहां पर आकर उस अलमारी का दरवाजा खोलता है और फिर हनी बैजर से कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे हो। हनी बैजर, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ पर तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते। मिखेल उस हनी बैजर से इतना कहता ही है कि तभी वो हनी बैजर मिखेल के हाथों पर काटने लगता है, जिसे देखकर मिखेल गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हाथों पर काटा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। मिखेल उस हनी बैजर से इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर इजाबेल आकर कहती है, ब्रदर, क्या आप इस हनी बैजर को काटना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप इसे काटने का ट्राई कर सकते हैं, पर ब्रदर अपने दांतों का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस हनी बैजर की चमड़ी बहुत ही मोटी और मजबूत है, इसीलिए अगर आप इसे काटेंगे तो शायद आपके दांत टूट भी सकते हैं। इजाबेल मिखेल से इतना कहते ही उस हनी बैजर से गुस्से में कहती है, और तुम यहाँ वहाँ क्यों छुपे रहते हो? तुम्हें पता है ये कितनी गंदी बात है? ब्रदर, आपका ये दोस्त बहुत ही मतलबी है। इजाबेल की ये बात सुनकर मिखेल और हनी बैजर दोनों बहुत ही सरप्राइज होते हैं और इस वजह से मिखेल इजाबेल से कहता है, तुम्हें इस हनी बैजर के बारे में इतना सब कैसे पता चला? मिखेल के इतना कहते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।